नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 29 सितंबर 2018 से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो उन प्रश्नों से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो को लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। रोज मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बीच में करंट अफेयर्स की वीडियो आ जाती है। और वीडियो पसंद आ रही है हमारी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, 28 सितंबर की वीडियो में मैंने 2 प्रश्न पूछे थे जिनके आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम अपना आज का ले रहे हैं कि 28 सितंबर 2018 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो दिवस है ये फ्रांस के प्रसिद्ध रसायनज्ञ और जीव विज्ञानी लुई पाश्चर के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए इन्होंने किया क्या था, क्यों मनाया जाता है, ऐसा क्या काम किया था इन्होंने। तो इन्होंने जो है सबसे पहले रेबीज़ का टीका विकसित किया था। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है रेबीज़ का टीका विकसित किया गया था और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये विश्व रेबीज़ दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी ये हमें पता होना चाहिए। तो इस वर्ष की थीम थी रेबीज़ की जानकारी साझा करें और जीवन बचाएं। ठीक है, तो रेबीज़ की जानकारी साझा करें और जीवन बचाएं, और नहीं है बस डैश है, जीवन बचाएं। ये इस वर्ष का विषय था, इस वर्ष की थीम थी। तो आपको थीम पता होनी चाहिए। ओके, अब आपको बेसिकली पता होना चाहिए रेबीज़ है क्या चीज़। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो याद रखिएगा, रेबीज़ जो है एक विषाणु जनित रोग है जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। और साधारणतः ये जो मनुष्यों में फैलता है 99% मामले ऐसे होते हैं जिनमें कि ये कुत्ते के काटने पर ही फैलता है। ठीक है, मनुष्य में जिनको भी रेबीज़ की हो जाता है उनमें जो है 99% मामले ऐसे हैं कि कुत्ते के काटने से ये विषाणु मनुष्य के शरीर में आता है। ठीक है, रेबीज़ के कारण मनुष्य के मस्तिष्क में तेज़ी से सूजन आ जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रेबीज़ क्या है और किस चीज़ से फैलता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है रेबीज़ जो है निम्न में से किसके जनित रोग है, किससे होता है, विषाणु, जीवाणु, ये वो, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। फर्स्ट कमेंट देख सकते हैं। अगर किसी ने वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हो जो आपके मन में भी आ रहा है तो मैं उसको पिन करके लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि कभी कभी होता है कुछ डाउट रह जाता है, लेकिन मैं उसको कमेंट में लिख के उसको पिन कर देता हूँ तो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर पराक्रम पर्व का उद्घाटन किया। तो ऑलरेडी मैंने ये कल आपको बताया था, जोधपुर में किया है, जब मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। तो इसी का नाम जो है पराक्रम पर्व दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसके बारे में बाकी जो डिटेल थी वो कल की वीडियो में बताइए। नहीं देखी है तो आई बटन पर यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं अपना कि 27 सितंबर 2018 को सरकार ने कितने सदस्यीय लोकपाल खोज कमेटी की स्थापना की है। ठीक है, तो अभी जो है एक लोकपाल खोज कमेटी की स्थापना की गई है। इसमें कितने सदस्य हैं कुल मिला के हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा इसमें 8 सदस्य शामिल है। ठीक है, तो जो आपके काम के हैं उनके मैं यहाँ पर बताता हूँ। मेन तो याद रखिएगा कि जो 8 सदस्य हैं इसमें जो इसके अध्यक्ष होंगे इस समिति के, इस कमेटी के, वो होंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। साथ में याद रखिएगा कि इस समिति का कार्य क्या है, कि ये भी हमें पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो याद रखिएगा इस समिति का कार्य है लोकपाल अध्यक्ष और उसके सदस्यों के नामों की सिफारिश करना। ठीक है, तो लोकपाल के जो अध्यक्ष होंगे और जो उसके कमेटी के जो सदस्य होंगे लोकपाल के, उनके जो है ये सिफारिश करेगा उनके नामों को लेके। ठीक है, कुछ नाम सुझाएगा, सरकार के पास कुछ नाम भेजेगा। ओके, इस लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में पारित किया गया था, ये हमें सभी को पता है। ठीक है, नहीं पता है तो याद रखिएगा 2013 में इसे पारित किया गया था और बेसिकली उसके बाद जो है इसमें काफ़ी कुछ डिले हुआ। लोकपाल होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए, लोकपाल का बेसिकली। तो लोकपाल को जो है
लोकपाल हर किसी के ऊपर जो है भ्रष्टाचार को लेकर किसी पे भी जांच जो है बैठा सकता है, ठीक है, किसी की जांच भी करवा सकता है। प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, कोई भी हो, लोकपाल के दायरे में सब आते हैं सिवाय सेना के छोड़ के, ठीक है। सेना के अंदर जो है जो भी भ्रष्टाचार होगा उसकी जाँच ही नहीं कर सकता। बाकी हर किसी में अगर भ्रष्टाचार के आरोप किसी पर लग रहे हैं तो इसको इतना पावर है कि ये उस पर मतलब कार्रवाई कर सकता है। ओके, तो वो जो है उसी को लेके, लोकपाल की स्थापना को लेके ये कमेटी को स्थापित किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे 4th वाला क्वेश्चन कि हाल ही में 8वां एशियाई योग खेल चैंपियनशिप का आरंभ कहाँ हुआ। तो 8वां एशियाई योग खेल चैंपियनशिप का आरंभ हुआ है केरल में, ठीक है। कहाँ पर हुआ है मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आरंभ किया गया है। इसका आयोजन 27 सितंबर 2018 से शुरू हो चुका है, जो कि 30 सितंबर 2018 तक चलेगा। इसमें 12 एशियाई खेलों 450 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। याद रखिएगा, एशियाई योग चैंपियनशिप देश में दूसरी बार आयोजित हो रहा है, ठीक है। तो इस बार जो है सेकंड बार हो रहा है। और एशियाई योग संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक कुमार अग्रवाल, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। एशियाई योग संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक कुमार अग्रवाल, और भारत के जो योग संघ है उसके अध्यक्ष भी यही हैं, अशोक कुमार अग्रवाल। ओके, चलिए, इसके बाद 5th वाला कि 27 सितंबर 2018 को किस खिलाड़ी ने लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो 27 सितंबर को किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है लंबी कूद में, ये हमें बताना है। तो ये बनाया है मुरली श्रीशंकर ने, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो रिकॉर्ड बनाया गया है ये बनाया गया है 58वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इन्होंने जो है 8.20 मीटर की छलांग लगाकर ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इनकी उम्र 19 वर्ष की है, ठीक है। इससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था, अगर हमें ये भी पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। अंकित शर्मा के नाम था, और अंकित शर्मा ने 8.19 मीटर जो है छलांग लगाई थी। और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था अंकित शर्मा ने, ये 2016 में बनाया था। ओके, तो बस यही 2 पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए, बाकी इसमें कुछ स्पेशल और है नहीं। ओके, 6 वाला कि 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तो इसमें से आप लोगों में से सभी लोग जानते होंगे, सबरीमाला मंदिर। मैं कुछ डिटेल में बताऊंगा तो उम्मीद करूंगा कि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सबरीमाला मंदिर क्या है, ये मुद्दा कुछ लोगों को नहीं पता रहता है, तो मैं बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। याद रखिएगा कि जो है अब सबरीमाला मंदिर जो है उसमें महिलाओं को जो है जाने की इजाज़त दे दी गई है। अभी जो है वहाँ पर महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित था अभी तक। इस मंदिर में 10 वर्ष से कम और 53 वर्ष से अधिक की महिलाओं को ही प्रवेश दिया जाता था। 10 से 53 वर्ष की आयु के बीच में जो रहेंगे उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। ओके, और इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रतिबंध किस लिए किया गया, ठीक है। प्रतिबंधित जो है वहाँ पर महिलाएं क्यों हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हिंदू मान्यता के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अपवित्र माना जाता है, ठीक है। ये सभी जगह पर है। कुछ जो गाँव में रहते हैं वहाँ पर गाँव में ज़्यादा है, शहर में रहते हैं, शहर में अभी जो है थोड़ा सा लोग मॉडर्न ख्यालात के हो रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ फैमिली में ऐसा है। और जो है इसी कारण जो है इस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता था, ठीक है। इससे हुआ क्या कि 2006 में कुछ जो महिला वकील थी, इन्होंने लैंगिक समानता को आधार मानते हुए कि मतलब कि महिला पुरुष का भेदभाव हो रहा है, इसको लेकर जो है याचिका डाली कोर्ट में, ठीक है। तो उसी के बाद जो है कोर्ट में फैसले हुए, हाई कोर्ट में हुआ और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो वहां से जो है ये फाइनली फैसला दिया गया है, ठीक है। तो अब कोर्ट का कहना है कि आप किसी को भी रोका नहीं जाएगा, वहाँ पर जो है सभी लोग आ जा सकते हैं, ठीक है, महिला हो चाहे पुरुष हो। तो ये चीज़ है, भगवान ने हमें जैसा बनाया वैसा स्वीकार करना चाहिए। महिलाओं को भी ऊपर वाले की देन है और हम भी ऊपर वाले की देन है। सब जो है पूरा कह सकते हैं कि भगवान का बनाया हुआ है। तो हम कौन होते हैं कि हम जो है उनके मंदिर में जाने से, उनकी बनाई हुई चीज़ों को हम वहाँ पर जाके रोकें। ये सब चीज़ें फालतू की हैं और मैं क्या कहूँ इसके बारे में, ठीक है। तो कोर्ट का जो फैसला है वो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये सभी को पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, ठीक है। राज्यपाल पी सतशिवम है, तो इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज़ें थी, और किसी को कुछ इसमें डाउट लगा हो या फिर कुछ ख़राब मेरे मुँह से लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। खैर, 7वां वाला है कि राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-2017 में राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है। तो राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है
आंध्र प्रदेश को। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये जो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार हैं 2016-2017 अभी दिए गए हैं, तो उसमें जो है आंध्र प्रदेश को पहले स्थान पे रखा गया है। ओके, दूसरे स्थान पे कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। केरल जो है दूसरे स्थान पे है और गोवा और राजस्थान तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो गोवा और राजस्थान दो के दो जो है तीसरे स्थान पे है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और साथ में याद रखिएगा कि जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं KJ अल्फांसो, इन्होंने जो है इनक्रेडिबल इंडिया ऐप, ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया ऐप और इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स का भी जो योजना है उसकी शुरुआत की। ठीक है, तो इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स की योजना की शुरुआत की और इनक्रेडिबल इंडिया ऐप की शुरुआत की। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों चीज़ों की शुरुआत इन्होंने की। अतुल्य भारत ऐप है ये, ठीक है, हिंदी में बोले तो। चलिए, ये थी कुछ चीज़ें और बाकी थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। अगर आंध्र प्रदेश को दिया गया है प्रथम पुरस्कार, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट बताता हूँ जो शायद आपको अच्छे लगें। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन नई राजधानी अमरावती है। नई राजधानी ये इसलिए है कि जैसा आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया, आई थिंक 2014 में बनाया शायद। तो 2014 में बना था शायद, मेरे ख्याल से, कंफर्म तो नहीं है, 2014 में ही बना था शायद। तो 2014 के बाद इन लोगों ने एक डील की थी कि हम अगले 10 साल तक जो है एक ही राजधानी में काम करेंगे, यानी कि हैदराबाद में। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि दो राज्यों की एक राजधानी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो है अब आंध्र प्रदेश को एक अलग राजधानी चाहिए जो कि अमरावती है, और अगले 10 सालों के अंदर अंदर जो है यहाँ पर अपना जितना भी कार्य है वो सारा वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा और अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तो ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। ओके, चलिए, इसके बाद हमारे पास 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में दिए गए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये क्वेश्चन जो है मैं लिखना भूल गया था, इससे मुझे देखना चाहिए, तो कल वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं। तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का जो पुरस्कार है वो दिया गया है इतने 4 ऑप्शन में से इंदौर एयरपोर्ट को। ठीक है, किसे दिया गया है? इंदौर एयरपोर्ट को। तो क्या नाम है इसका, मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। याद रखिएगा कि इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2016-2017 से सम्मानित किया गया है। तो दो के दो एयरपोर्ट को 2016-2017 का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद हमारे पास 9वां वाला क्वेश्चन भी एयरपोर्ट से रिलेटेड है कि एयरपोर्ट सोलर एनर्जी से चलने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा हवाई अड्डा विश्व का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलता है। तो इसका सही आंसर है कोचीन। ठीक है, याद रखिएगा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है सोलर एनर्जी से चलने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट बन गया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान से भी नवाजा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एयरपोर्ट का नाम याद रखिएगा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए, इसके बाद 10वां क्वेश्चन हमारा कि 28 सितंबर 2018 को हरदीप सिंह पुरी होगा यहाँ पर, पुरी द्वारा किस स्थान पर प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अवशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी द्वारा 28 सितंबर को नई दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अवशिष्ट प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब जिन लोग को नहीं पता है कि हरदीप सिंह पुरी हैं कौन, ये हैं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री। ठीक है, आवास एवं शहरी मामला मंत्री हैं हरदीप सिंह। ठीक है, याद रखिएगा इसको। साथ में ये भी याद रखिएगा कि सम्मेलन में जो है प्लास्टिक से होने वाली हानियों एवं प्लास्टिक नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। ठीक है, तो इस सम्मेलन का मेन मकसद ही यह है कि जो हम प्लास्टिक का उपयोग है उसे कैसे कम कर सकते हैं और किस तरीके से प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन ये प्लास्टिक जो है हमको काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचा रहा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके इस सम्मेलन में चर्चा की गई। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन हमारे आज के थे। कल के 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे, जिसमें से पहला प्रश्न ये था कि हाल ही में रेलवे कार्यशालाओं में
प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सभी लोगों का सही था, गेल के साथ किया है। अब जो भी प्राकृतिक गैस जो है भारतीय रेलवे को चाहिए होगी वो गेल की तरफ से मिलेगी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही जो है चैनल चल रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से बना रहेगा। तो लाइक ज़रूर करिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा और हमारा भी बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जैसा कि मैं आपको अक्सर बोलता हूँ। तो जो लोग नहीं करते हैं वो लोग करिएगा ज़रूर, अगर आपको पसंद आती है। नहीं आती तो डिसलाइक तब भी करो यार, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में मिल बाँचे कार्यक्रम आयोजित किया गया? मिल बाँचे कार्यक्रम आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश में। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, काफ़ी कुछ ऑलरेडी जो है मैंने इसके बारे में बताया है कि मध्य प्रदेश में क्यों मिल बाँचे कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या चीज़ इसका मकसद है, सब कुछ मैंने बताया है। आपके लिए आज के प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं, और पहला प्रश्न है करंट अफेयर का कि हाल ही में 14 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने किस रोग से पीड़ित लोगों को दिव्यांग का दर्जा दिया है? ठीक है, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, अभी जल्दी में ही पढ़ रखा है तो आसानी से इसका आंसर मिलना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि निम्न में से किस राज्य में 14 सितंबर को नुआखाई पर्व मनाया गया? तो बताइए मुझे कि नुआखाई पर्व किस जगह पे मनाया गया है 24 सितंबर को, या कहाँ मनाया जाता है ये पर्व, कहाँ का ये फेमस पर्व है? ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।